मेरा स्वप्न है एक ही छत के नीचे हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जो कुछ भी जरूरी होगा वो उपलब्ध करवाने की चेष्टा की जाएगी। इसमें हम डॉक्टर्स की भी मदद लेंगे, योगा स्पेशलिस्ट की भी मदद लेंगे। इसमें हम आयुर्वेदिक डॉक्टर्स यानी वैद्यों की भी मदद लेंगे। नेचुरोपैथी से जुड़े हुए जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी मदद लेंगे, डाइटिशियंस की भी मदद लेंगे। इट इज गोइंग टू बी ए बिग बिग मूवमेंट ऑफ माई लाइफ। बहुत सारे लोग जानकारी के अभाव में पीड़ा में रहते हैं। लैक ऑफ एजुकेशन उन्हें पीड़ा में डालती है। बहुत सारे लोग धन के अभाव में पीड़ा में रहते हैं। लैक ऑफ मनी उन्हें पीड़ा में डालती है। तो इस प्लेटफॉर्म से हम उन तक सही मार्गदर्शन पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। तो इस सीरीज में मेरे जो परम मित्र हैं अमित पाराशर, वो हमारे साथ हैं। पहली जो मीटिंग है वो उन्हीं के साथ मैंने रखी है। ही इज ए फिजियोथेरापिस्ट। बहुत से लोग जानते भी नहीं हैं कि फिजियोथेरापिस्ट होता क्या है। लोग अभी तक अनभिज्ञ हैं इस टर्म से। तो इसके बारे में ज्यादा तो डॉक्टर साहब ही बताएंगे, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि फिजियोथेरेपिस्ट के बिना कोई क्रिकेट की टीम जिंदा नहीं रह सकती, कोई फुटबॉल की टीम जिंदा नहीं रह सकती, कोई बेसबॉल बास्केटबॉल की टीम जिंदा नहीं रह सकती। दे प्ले द की रोल फॉर देम। तो ओवर टू यू डॉक्टर साहब, डॉक्टर अमित पाराशर, आपके पास चलते हैं। आप ही बताइए फिजियोथेरेपी क्या होती है और लोगों को समझाइए कि ये कैसे यूजफुल है सर। जय गुरुदेव। आप सभी को मेरा नमस्कार। फिजियोथेरेपी मेडिकल साइंस की ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें हम पेशेंट्स को जॉइंट पेन से, पैरालिसिस से और भी अन्य तरह की बीमारियों से निजात दिलाते हैं विदाउट एनी मेडिसिन। और फिजियोथेरेपी में हम पेशेंट्स को एक्सरसाइज कराते हैं उस जॉइंट्स के अकॉर्डिंग जिसमें जो प्रॉब्लम है, किसी को जो डिजीज है उसके अकॉर्डिंग। पोस्चरल करेक्शन बताते हैं कि आप पोस्चर को किस तरह इंप्रूव करना है जिससे आपको अन्य जॉइंट्स आपके सेफ रहे। और इसमें कई सारी चीजें ऐसी हैं, अब डाइट प्लान वाली चीजें हो गई फिजियोथेरेपी के अंदर कि हम उसको ये सजेस्ट करते हैं कि आपको क्या चीजें खाने में यूजफुल रहेंगी। और फिट जॉइंट्स के लिए हम पोस्चर पे विशेष ध्यान देते हैं। जिसको बीमारी नहीं है वो पोस्चर को ध्यान रखे जिससे उसको भविष्य में कभी किसी जॉइंट में बीमारी ना हो। और किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है तो उसको अपन फिजियोथेरेपी के थ्रू, इलेक्ट्रोथेरेपी के थ्रू, इसमें कुछ मॉडलिटीज भी होती है ट्रीटमेंट करने के लिए। फिजियोथेरेपी बहुत एडवांस हो चुका है, इसमें क्लास 4 लेजर थेरेपी है, आई टेकार है, रोबोटिक स्पाइनल डिकम्प्रेशन है। मतलब कई सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मॉडलिटीज होती हैं जिसके थ्रू हम पेशेंट को ठीक करते हैं और उसको उसके किसी भी तरह के पेन से निजात दिलाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा है। कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज हैं जो आपकी देख रेख में होंगी, घर पर होंगी, और आप उस पेन से मुक्त हो सकते हैं। तो वंडरफुल वंडरफुल। तो फिजियोथेरेपी आप लोगों को पता लग गया कि इट्स अ सेपरेट बट इंक्लूसिव ब्रांच ऑफ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। अलग है लेकिन उसी में शामिल भी है। तो डॉक्टर साहब, मेरा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि लोगों के जॉइंट्स में ऐसी कौन सी मशीनरी लगी है जो छोटी सी उम्र से ही पेन करना शुरू करती है और वृद्धावस्था तक पहुंचते पहुंचते लगभग लगभग इनएक्टिव हो जाती है। तो ये जॉइंट पेन की फंक्शनिंग क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? एवरीबडी, एवरी सेकेंड पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम जॉइंट पेन। तो प्लीज थोड़ा सा इस पर लाइट डालें कि ये जॉइंट क्या है, कैसे इनकी देखरेख करनी है। सर, हमारे बॉडी के अंदर जो जॉइंट्स होते हैं उनको अगर हम प्रॉपर देख रेख से रखें, हम पोस्चर का ध्यान रखें, तो वो 60 70 80 ईयर्स तक भी लोग पेन फ्री हैं।
तो ऐसा नहीं कह सकते कि यंग एज में भी लोगों के जॉइंट्स पेन कर रहे हैं या उनको मूवमेंट्स के अंदर असुविधा हो रही है। वो गलत पोस्चर की वजह से, गलत सिटिंग की वजह से, गलत मूवमेंट्स करने की वजह से उनकी जॉइंट ज्यादा तकलीफ देते हैं। और जॉइंट की हमारी ईश्वर ने जो बनावट की है वो इस तरह की है कि हड्डी से हड्डी को रोकने के लिए कुछ लिगामेंट्स होते हैं जो बोन से बोन को रोकने का काम करते हैं। स्पोर्ट्स इंजरी के अंदर लिगामेंट रप्चर हो जाते हैं, कई बार टेंडन रप्चर हो जाते हैं। तो अगर हम उनके जॉइंट्स की फंक्शनिंग पे ध्यान दें, प्रॉपर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करें, अगर हम पोस्चर का ध्यान रखें, तो हम जॉइंट्स को अपने हेल्दी रख सकते हैं। और इसमें खाने पीने का भी बहुत बड़ा रोल है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि किन चीजों को खाने से हमारे जॉइंट्स हेल्दी रहते हैं। ओल्ड एज के अंदर आते आते कुछ हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, तो उसके लिए भी अभी हम कुछ एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे कि उन एक्सरसाइज को करने से हमारे जॉइंट्स हेल्दी रहे। ओके, तो जॉइंट हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, डॉक्टर साहब ने जैसा समझाया। और एक सर्टेन एज के बाद में इनका खराब होना लाजमी सा लगता है, लेकिन बिफोर सर्टेन एज यदि ये खराब होते हैं तो उसके लिए बहुत बार हमारे पोस्चर जिम्मेदार हो सकते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ फूड जिम्मेदार हो सकती है। इतना तो मुझे समझ में आया। अब मान लीजिए किसी का खराबी हो गया, डॉक्टर बोल चुका है कि इसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं है, आप नी रिप्लेसमेंट करा लीजिए, आप एल्बो रिप्लेसमेंट करा लीजिए, शोल्डर रिप्लेसमेंट करा लीजिए, और वो बहुत ही महंगी और मुझे लगता है बहुत दुखद भी है, बहुत कष्टकारी पद्धति भी है। तो क्या अब जिनको जॉइंट पेन शुरू हो गया है, तो क्या फिजियोथेरेपी उस पेन को दूर कर सकती है या कम कर सकती है, जिससे वो अपना सामान्य जीवन जी सके? अगर पेशेंट अर्ली स्टेज में हमारे पास आता है तो सर उसको हम पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। जैसे आर्थराइटिस की आपने बात की, तो आर्थराइटिस में टोटल 4 ग्रेड होती हैं। फर्स्ट ग्रेड में और सेकंड ग्रेड में पेशेंट्स को हम पूरी तरह ठीक कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी, क्योंकि इसमें कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है, कार्टिलेज अंदर से ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं और उसकी वजह से घुटने के बीच का जॉइंट स्पेस कम होता है। लेकिन अगर थर्ड स्टेज है या लास्ट स्टेज है तो उसमें हमको पूरी तरह ठीक करने में बहुत परेशानी रहेगी या पेशेंट नहीं हो पाएगा। उसमें हम पेशेंट के पेन को बेटर कर सकते हैं और उसकी मसल्स को स्ट्रेंथ करके हम इतना कर सकते हैं कि अभी जो प्रेजेंट पोजीशन में उससे 30 to 40% उसको रिलीफ मिल जाए। लेकिन अगर वो प्राइमरी स्टेज में हमारे पास में आता है या प्राइमरी स्टेज में हम उसकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट करते हैं, तो पेशेंट्स को पूरी तरह इसमें आराम मिलता है, उसको भविष्य में किसी भी जॉइंट को रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। और ओल्ड एज के अंदर आजकल ये घुटने का जोड़ों में गैप आ गया, डॉक्टर समझाते हैं, ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम हो गया है। बेसिकली ये जोड़ों में गैप आता नहीं, जॉइंट्स में हमेशा स्पेस कम होता है। एक हमारे नॉर्मल जो जॉइंट्स की बनावट है वो कुछ इस तरह से होती है, ये हमारे नॉर्मल जॉइंट्स की बनावट है। ये घुटने की है, ये अब ऊपर वाली बोन है घुटने की और ये नीचे वाली बोन है। दोनों ही बोन्स के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है जो इसको एक जगह पे रोक के रखता है। अब ये कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट होता है, जब इसका टूटना स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे घुटने के बीच का स्पेस कम हो जाता है। थोड़ा स्पेस कम हुआ, ये प्राइमरी स्टेज है, थोड़ा और कम हुआ सेकंड स्टेज है, फिर थोड़ा और कम हुआ थर्ड स्टेज, और पूरा टच अगर हो गया तो ये लास्ट स्टेज है। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेज में हम इसको ठीक कर सकते हैं और जोड़ों में कभी गैप आता नहीं है, जॉइंट्स का स्पेस कम होता है। जैसे डॉक्टर्स कई समझाते हैं कि आपके जोड़ों में गैप आ गया, गैप कभी किसी जॉइंट पे नहीं आएगा। गैप अगर आएगा तो आदमी की हाइट बढ़ जाएगी, उसका जॉइंट हेल्दी हो जाएगा। तो गैप आना तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर किसी आदमी का वेट 80 kg है तो 80 kg में ऐसा कौन सा स्प्रिंग लगा हुआ है जो उसका 80 kg का वेट ऊपर बढ़ा देगा नी के अंदर। जॉइंट स्पेस हमेशा रिड्यूस होता है और रिड्यूस होने की वजह से ही पेशेंट को चलने में, घूमने में, सीढ़ियां चढ़ने उतरने में असमर्थता होती है, परेशानी होती है। अगर प्राइमरी स्टेज में उसको हम ट्रीट करते हैं तो उसको हम हेल्दी कर सकते हैं और उसमें भविष्य में नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर लेटर स्टेज है, काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो फिजियोथेरेपी के माध्यम से उसमें आराम मिल सकता है, लेकिन वो पूरा ठीक नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, मैं जब भी आपकी क्लिनिक पर गया हूं, मैंने कुछ नन्हे बच्चे जो जन्म से ही किसी विकृति को लेकर के आते हैं, जैसे उनको चलने में परेशानी होती है, बैठने में परेशानी होती है, वो टर्म आप कोई सेलेबल पालसी करके कुछ एक टर्म आप यूज करते हैं, सेरिब्रल पाल्सी। सेलेब्रल पालसी करके एक टर्म यूज करते हैं। ये जो नवजात बच्चों के अंदर में ये सेलेब्रल पालसी है,
क्या ये कॉन्जेलाइटल डिफेक्ट है या बाद में आता है? क्या इसे ठीक किया जा सकता है? थोड़ा सा प्रकाश उस पर भी डालिए। सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे आजकल काफी आ रहे हैं सर हमारे पास में। और इसका सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा रीजन क्या होता है। ये 3 टाइप से होती है सर। एक तो बिफोर द डिलीवरी, प्रेगनेंसी से पहले ही हो जाती है। दूसरा है ड्यूरिंग द डिलीवरी। और थर्ड है आफ्टर द डिलीवरी। बिफोर द डिलीवरी का रीजन है किसी बच्चे का प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाना, या मदर को सीवियर स्ट्रेस एंजाइटी रहना, मदर का ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अल्कोहल या स्मोकिंग का इंटेक करना, या कुछ एब्डोमेन पे इंजरी हो जाना। ड्यूरिंग द डिलीवरी के दौरान अगर बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी की आवश्यकता नहीं है, उसके बाद भी उसको नॉर्मल डिलीवरी कराने की कोशिश की जाती है, तब ये प्रॉब्लम काफी आती है। आजकल हम लोगों की मेंटेलिटी ये हो गई है कि डॉक्टर्स नॉर्मल डिलीवरी नहीं करना चाह रहे, सीजरियन करना चाह रहे हैं, या पैसे ज्यादा अर्न करने के लिए सीजरियन करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि सबसे सेफ डिलीवरी है वो नॉर्मल डिलीवरी है, अगर बच्चा खुद ब खुद बाहर आता है। लेकिन अगर थोड़ा भी कॉम्प्लिकेशन है, उसका बच्चे का मूवमेंट्स प्रॉपर नहीं है और डॉक्टर ने सीजरियन सजेस्ट किया है, तो सीजरियन पे बिल्कुल जाना चाहिए। उसको जबरदस्ती नॉर्मल कराने की कोशिश में बच्चे के ब्रेन के ऊपर इंजरी होती है, या बच्चे के समटाइम हैंड पे या लेग पे इंजरी होती है। और ड्यूरिंग द डिलीवरी उसको बच्चे को डिफॉर्मिटी पैदा हो जाती है, बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो उसमें सेरेब्रल पाल्सी हो जाती है। कई केसेस इस तरह आते हैं कि बच्चे का हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया और तो उन्होंने सजेस्ट किया कि सीजरियन होगा, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाया तो उन्होंने कहा कि हम नॉर्मल कर देंगे। मैक्सिमम केसेस में मेरे ख्याल से 70 to 80% केसेस जो होते हैं सर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के होते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर मैक्सिमम कोशिश की जाती है कि बच्चे को नॉर्मल डिलीवर कराया जाए। पेन का इंजेक्शन लगा दिया, पेन थोड़ा बढ़ रहा है, धीरे धीरे पेन बढ़ेगा। और इनर साइड में एब्डोमेन के अंदर बच्चे को काफी प्रॉब्लम होती है, उसके मूवमेंट्स कम होते हैं। उसको फिर अगर इमीडिएटली सिजेरियन किया जाएगा तो भी बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, या हो चुकी होती है। तो उस कंडीशन में भी सेरेब्रल पाल्सी की दिक्कत होती है। एक होता है आफ्टर द डिलीवरी, अगर डिलीवरी के बाद में बच्चे को कोई ब्रेन फीवर हो गया, या बच्चे को निमोनिया हो गया, उसको जॉइंटिस हो गया और वो बिगड़ गया, या उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, उसका ब्लड शुगर लेवल काफी कम हो गया, उस कंडीशन में बच्चों को सेरेब्रल पाल्सी की कंडीशन देखने मिलती है। अब इसमें बच्चा जैसे नॉर्मल 3 to 4 मंथ का नेक होल्डिंग करने लग जाता है, 5 to 6 मंथ का बच्चा बैठने लग जाता है, 7 to 8 मंथ में बच्चा क्रॉलिंग करने लग जाता है, और 1 साल में या 1 साल 1 महीने में बच्चा नॉर्मल चलने लग जाता है। जब सेरेब्रल पाल्सी की परेशानी होती है तो बच्चा 1 साल का हो गया, नेक होल्डिंग भी नहीं कर रहा है या बैठ भी नहीं रहा है, तो काफी पेरेंट्स को तकलीफ होती है कि हमारा बच्चा नॉर्मल बच्चों से डिले क्यों है, या हमारे बच्चों के साथ में दूसरे बच्चों के जन्म हुए थे वो तो चल रहे हैं सर, ये तो बैठ भी नहीं रहा। तो उसके फिजिकल मूवमेंट्स डिले होते हैं, फिजियोथेरेपी की हेल्प से हम उनको ठीक करते हैं। और उसकी अगर रेगुलर डेडिकेटेड फिजियोथेरेपी हो तो वो सारी चीजें ठीक हो जाती हैं बच्चे की। वंडरफुल, वंडरफुल। तो अभी ये तो नॉर्मल जानकारी है फिजियोथेरेपी की। स्पेसिफिक प्रश्नों के उत्तर अब हम लेना शुरू करते हैं। और मेरे साथ सबसे पहले है मीनल कोटेक, जो उसके पास कुछ प्रश्न आए हैं तो वो आपसे पूछेगी। डॉक्टर साहब को मैं आपके साथ जोड़ता हूँ, प्लीज। क्या हुआ, आवाज क्यों नहीं आ रही है? मीनल, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। यस। अब आ रही है सर। अब आ रही है मेरी आवाज। हाँ, आ रही है। अ, जय गुरुदेव। हेलो सर। सर फर्स्ट क्वेश्चन इज कि मेरी एज है 48 और मुझे आर्थराइटिस हो गया। अब तक का सबसे धमाकेदार इंटरव्यू। तो आर्थराइटिस हो गया और उन्हें पेन हो रहे हैं बॉडी में, लाइक नी में पेन है, चलते वक्त पेन है, क्लाइंब करते वक्त पेन है। तो एज रिलेटेड डायग्नोसिस उनको 40 एट द एज ऑफ 48 हुआ है। तो इसके लिए क्या एक्सरसाइज उन्होंने करनी चाहिए? देखिए आर्थराइटिस 2 टाइप्स का होता है, एक होता है रिमेटॉइड अर्थराइटिस और एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ जो कि उन्होंने बताया उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। राइट। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि घुटने के बीच का जॉइंट स्पेस कम हो जाता है। अगर हम उसको अर्ली स्टेज में ही ट्रैक कर लेते हैं, हमको पता लगता है कि हमको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, तो उस कंडीशन में हम अपने घुटने की मांसपेशियों को स्ट्रेंथ करने के लिए कुछ एक्सरसाइज करें।
एक तो हम सीधा लेटकर लेग को 30 डिग्री रेज करें, सीधा लेटकर, उससे हमारे घुटने की मांसपेशियां स्ट्रेंथ आएगी। मैं अभी एक वीडियो में शेयर कर दूंगा वो एक्सरसाइज, उनको देख सकते हैं। और हम डाइट पे ध्यान रखें, हमको अखरोट, दाना मेथी, हल्दी, अलसी, लहसुन, एलोवेरा, ये नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में काफी हेल्प करेगा। अखरोट, दाना मेथी हमको रात को भिगोकर सुबह खाना है, मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक। हल्दी हम रात को दूध के साथ में ले सकते हैं। अलसी हम खाना खाने के बाद में ले सकते हैं। और रोस्टेड अलसी आजकल मार्केट में मिलती है, टेस्टी भी होती है, अलसी ले सकते हैं। लहसुन हम किसी फॉर्म में खा सकते हैं, मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक अखरोट दाना मेथी के आधे घंटे के बाद में एक लहसुन के पीस को छीलकर बीच में से कट कर उसको कैप्सूल की तरह निगल भी सकते हैं। उसको चबाकर नहीं खाना है, अदरवाइज वो दांत को खराब करेगा। नी के लिए हमको सबसे आवश्यक ध्यान रखना है कि हमको उकड़ू नहीं बैठना, पालती लगाकर नहीं बैठना, हमको सीढ़ियां चढ़ने उतरने वाला काम नहीं करना। और इसमें हम रेट्रो वॉकिंग करें, बैकवर्ड वॉकिंग करें, वो हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। उसमें एक तो ओल्ड एज के जो लोग हैं जिनकी 60 ईयर से ऊपर होती है, उनको कभी फॉलिंग की प्रॉब्लम काफी रहती है। अगर किसी को नी में प्रॉब्लम है तो वो गार्डन में वॉक करने के दौरान कहीं अनइवन सरफेस आया तो उनका फॉलिंग हो गया। अगर बैकवर्ड वॉकिंग करेंगे तो उससे हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स की स्ट्रेचिंग होगी, जो थाई के पीछे की मसल्स होती है, और जो थाई के आगे मसल्स होती है क्वाड्रिसेप्स, उसकी स्ट्रेंथनिंग होगी। तो उससे हमारी मसल्स को ताकत भी मिलेगी, और जिस मसल्स को हमको स्ट्रेच करना है वो स्ट्रेचिंग भी होगी, और हमको नी के पेन में भी आराम मिलेगा। एक होता है ओई नी वेज। वेज शूज के नीचे की तरफ लगता है, आधी साइड में। अगर हम उस वही वेज को लगाते हैं शूज में सेकंड स्टेज में या थर्ड स्टेज में, तो भी हमको ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर काफी हेल्प मिलेगा। एक मेरा वीडियो है, छोटा सा एक रील है, उसका मैं लिंक शेयर करूंगा आपको और इस पे, तो उसको अगर देखेंगे तो उसमें पता लग जाएगा वेज किस तरह लगता है। तो वही वेज अगर हम शूज के अंदर लगाते हैं तो उससे भी हमको काफी हेल्प मिलेगा। और नी के लिए सबसे आवश्यक है हमको रेगुलर एक्सरसाइज करना है और वेट मेंटेन करना है। अगर हमको बहुत ज्यादा ओबिसिटी है, क्योंकि हमारा नी जॉइंट बॉडी का सबसे ज्यादा वेट बेरिंग जॉइंट होता है, अगर उस पर बॉडी वेट ज्यादा पड़ेगा तो वो डैमेज भी जल्दी होगा। अगर हमारा वेट कंट्रोल रहेगा, नियंत्रित रहेगा, तो हम घुटने के पेन को काफी हद तक बचा सकते हैं। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि माय बैक गेट स्टिफ wherever आई एम स्टार्ट एक्सरसाइजिंग और डूइंग सम टाइप ऑफ योगा। तो इसको किस तरीके से हम फिक्स करें? स्टिफ हो जाता है बैक while डूइंग एक्सरसाइजेज और योगा। आप अगर योगा करने से और एक्सरसाइज करने से बैक में स्टिफनेस हो रहा है, इसका मतलब आपके बैक में स्पैज्म है। उसके वो रिलीज करने के लिए आपको योगा से पहले कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करना होगा, प्रिकॉशंस भी फॉलो करना होगा। बैक की स्टिफनेस के और भी कई सारे रीजन होते हैं, जैसे कि हमारा अगर पोस्चर ठीक नहीं है, हम योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन हमारा होल डे जो सिटिंग हो रहा है उसका पोस्चर हमारा अगर ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से भी हमको स्टिफनेस बढ़ेगा। तो अगर हम पोस्चर पे ध्यान देते हैं तो उससे हमको काफी बेनिफिट्स मिलेगा। मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसमें आपको पता लगेगा कि इसमें बैक का हमको किस किस पोस्चर का ध्यान रखना होगा। वो अब इससे काफी कुछ हेल्प मिलेगा। ये मैंने आप लोगों को दिख रहा है, ये स्क्रीन शेयर किया है मैंने। यस। बैक वाला। ये आप देखेंगे, अगर हम किसी भी सामान को गलत तरीके से उठाते हैं, जो फर्स्ट वाली पिक्चर्स में तीन पोस्चर है, तीनों गलत हैं। अगर हम उसको फॉरवर्ड बेंडिंग करके उठाते हैं, आगे की तरफ झुक के उठाते हैं, तो हमारा बैक में स्टिफनेस होगा। अगर हम योगा भी कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, और अगर हम इस चीज को फॉलो कर रहे हैं कि हम रॉन्ग पोस्चर फॉलो कर रहे हैं, तो इसको हमको ध्यान देना होगा। सेकंड वाले पिक्चर में कुछ करेक्ट पोस्चर है, अगर हम इस तरह किसी भी वेट को लिफ्ट करते हैं तो हमारी बैक स्टिफनेस से बच सकती है। दूसरा, अगर हम लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो वो स्क्रीन हमारी आंखों के सामने रहनी चाहिए, टेबल पे। अगर हम फॉरवर्ड बेंडिंग करके या फ्लोर पे सिटिंग करके या बेड पे सिटिंग करके या सोफे पे बैठ के अगर हम यूज करते हैं, तो भी हमारी स्पाइन बेंड होती है। ये बहुत बड़ा मेजर रीजन है। और एक है मेल्स के अंदर अक्सर ये वॉलेट रखना। अगर वो पीछे वाली जिम में वॉलेट को रखते हैं तो उससे उनकी स्पाइन का मिसअलाइनमेंट होता है, जिससे बैक पेन तो डेवलप होगा ही, और उनको स्पाइन में स्कॉलियोसिस डिफॉर्मिटी आ जाएगी। स्कॉलियोसिस एक डिफॉर्मिटी होती है जिसमें स्पाइन आपकी एस शेप में टिल्ट हो जाती है, टर्न हो जाती है, जो कि सेकंड पिक्चर में दिख रहा है। तो इसका भी ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। पोस्चर का अगर हम ध्यान रखेंगे तो इससे हम बच सकते हैं। और हम ओबिसिटी अगर हमारे है और हम डाइट प्लान का ध्यान रखेंगे तो उससे हम ओबिसिटी से बच सकते हैं। तो बैक के लिए मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि हम
जो भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उससे पहले कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करें, और हम ये पोस्चर मैंने बताया इनका ध्यान रखें, उससे काफी बेनिफिट मिलेगा आपको। Okay. Yes. Should I ask next question? यस यस। Yes. सर, बहुत सारे लोगों को साइटिका पेन का बहुत इशू हो रहा है, तो उसमें वो हम्म। जानना चाहते हैं कि कौन से टाइप के आसनास हम डेली बेसिस पे कर सकते हैं। ऐसे कौन से आसनास है, क्योंकि काफी सारे हम आसनास हम हम साइटिका के लिए स्टार्टिंग अवॉइड करते स्टार्टिंग पेन अगर हमको सीवियर है तो सीवियर पेन में तो हम उस समय एक्सरसाइज ना करें, आसन ना करें, उससे पेन एग्रीवेट होगा। उस टाइम के लिए हम पोस्चर का ध्यान रखें, जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना है, फ्लोर सिटिंग नहीं करना है, नीचे बैठने वाला काम नहीं करना है। हम बेड से जब भी उठें करवट लेकर उठना है, करवट लेकर लेटना है। मुलायम गद्दा यूज नहीं करना है, सॉफ्ट मैट्रेस हमको यूज नहीं करना है। प्रोलोंग स्टैंडिंग नहीं करना है, प्रोलोंग सिटिंग नहीं करना है विदाउट बैक सपोर्ट। विदाउट बैक सपोर्ट हम काफी लंबे समय तक बैठे ना। और हम अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं तो हम हर 15 से 20 मिनट में उठते रहें, किसी भी बहाने से। कुछ प्रिंट आउट लेना है, पानी पीना है, वॉशरूम जाना है, हम किसी भी बहाने से उठते रहें, तो हमारी बैक स्टिफ नहीं होगी और कंप्रेशन बढ़ेगा नहीं। अगर थोड़ा पेन में हमको आराम आ जाता है, इनिशियली सीवियर अगर पेन है तो हमको रेस्ट करना है। अगर हमको रिलीफ हो जाता है तो मैं कुछ एक्सरसाइज का वीडियो आपको शेयर कर रहा हूँ। ये एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, इसमें भुजंगासन भी है, और भी कई सारी एक्सरसाइज हैं बैक की। उनको हम रेगुलर कर सकते हैं, उससे हमको काफी बेनिफिट मिलेगा सियाटिक पेन के अंदर। वीडियो नेक का, ये तो बैक का। ये सारी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं सियाटिक पेन के अंदर, ये काफी हेल्पफुल रहेंगी। सीधा लेटना है, एक लेग को थोड़ा बेंड करना है, और दूसरे लेग को पूरा होल्ड करना है, छाती से लगाना है। 10 सेकेंड होल्ड करना है, 10 टाइम्स करना है ऑल्टरनेट। इनिशियली राइट लेग को किया पहले, उसके बाद फिर लेफ्ट लेग को करना है। उसके बाद में फिर दोनों लेग को एक साथ लगाना है अंदर, और थोड़ा पंजों को भी अंदर की तरफ खींचना है। इसमें भी सेम 10 सेकेंड होल्ड करना है, 10 टाइम्स करना है। थर्ड जो एक्सरसाइज है, दिस इज कॉल्ड पेल्विक रोटेशन। इसमें पैर को एक तरफ टर्न करना है, फेस अपोजिट साइड रहेगा, और उसके बाद में पैर दूसरी तरफ रहेंगे, फेस अपोजिट साइड रहेगा। इसको भी 10 सेकेंड होल्ड करना है, 10 10 सेट्स करना है। इनिशियली एक बार करना है, थोड़ा आराम आने के बाद इसको ट्वाइस अ डे भी कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, दिस इज कॉल्ड ब्रीजिंग। बैक की स्ट्रेंथ के लिए बैक को रेज करना है हाथों को सहारा लेकर, और इसको भी 10 सेकेंड होल्ड करना है, 10 टाइम्स करना है। इसके बाद में हम उल्टा लेटकर एक्सरसाइज करेंगे। अगर हमको पेन रेडिएट कर रहा है लेग के अंदर, जो कि स्टार्टिंग में करता है, तो हमको उल्टा लेटकर ये एक्सरसाइज करना काफी हेल्पफुल रहेगा। भुजंगासन जो योगा होता है हमारा, जिसमें ये उसका पोजीशन है, दोनों हाथों को सामने रख के ऊपर की तरफ उठना है। अगर इसको करने से बैक में पेन आ रहा है और लेग में पेन रेडिएट कर रहा है तो उसको नहीं करना, उसको अवॉइड करना है। ये भी एक्सटेंशन एक्सरसाइज है, इसमें एक अपोजिट हैंड अपोजिट लेग उठाना है, दोनों चीज साथ में उठनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पहले हाथ उठ गया उसके बाद पैर उठाए, वो भी गलत हो जाएगा, दोनों साथ में उठना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, दिस इज कॉल्ड कैट एंड कैमल एक्सरसाइज। इसको पूरा पेन ठीक होने के बाद करना है। अगर हमारे बैक के अंदर स्टिफनेस रहती है, जैसे कि अभी आपने पहले क्वेश्चन पूछा था, वो अगर योगा से पहले ये वाला एक्सरसाइज करेंगे, कैट एंड कैमल एक्सरसाइज, तो उनको स्टिफनेस में काफी आराम मिलेगा। और एक ये प्रेयर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, इसमें जैसे प्रेयर करते हैं तो प्रेयर की स्ट्रेचिंग होती है, पूरा बैक में स्ट्रेचिंग होगा। ये भी वो स्टिफनेस से पहले करेंगे, योगा से पहले करेंगे, एक्सरसाइज से पहले करेंगे इसको स्ट्रेचिंग को, तो उससे काफी आराम मिलेगा। ये बैक की मसल्स को स्ट्रेंथ करने के लिए, अगर हमारा पूरा पेन ठीक हो जाता है उसके बाद करना है इस वाली एक्सरसाइज को। अपोजिट हैंड को लेग को रेज करना है। अगर पेनफुल कंडीशन है उस दौरान इसको नहीं करना है। ओके, थैंक यू सर फॉर दिस। सर, अभी एक बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे आते हैं कि एक पर्टिकुलर एज के बाद, जैसे 45 के एज के बाद में ही लोगों को ऐसा हो रहा है कि जब वॉकिंग करते हैं
तब नीज में पेन शुरू हो जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि शूज कौन से यूज करना है या कहाँ वॉक करना है, तो इसका भी एक सजेशन चाहिए था, कौन सी कंपनी अच्छी होती है। मैम, सबसे बड़ा जो रीजन है जॉइंट पेन होने का वो है बैड पोस्चर, जैसे कि मैंने पहले बताया। इसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वो है विटामिन डी डेफिशिएंसी। 98% इंडियंस आर हैविंग विटामिन डी एंड बी 12 डेफिशिएंसी। 98% भारतीयों को विटामिन डी की और बी 12 की कमी है, क्योंकि विटामिन डी है सनलाइट में। सुबह 9 से पहले की धूप, बॉडी पे 98% कपड़े नहीं होने चाहिए। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम सारे कपड़े खोल के धूप में लेट जाएं, जैसे फॉरेन लोग बीच पे लेटते हैं। इसीलिए हम सभी लोगों के अंदर विटामिन डी का सीवियर डेफिशिएंसी है। अगर विटामिन डी का डेफिशिएंसी होगा, तो हम जो कैल्शियम इंटेक कर रहे हैं दूध से, दही से, छाछ से, वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, क्योंकि विटामिन डी का फंक्शन है बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना। अगर विटामिन डी बॉडी में कम रहेगा तो हमको जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाएगा। आजकल बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका हम टेस्ट कराते हैं विटामिन डी का, उनको भी सीवियर डेफिशिएंसी मिल रही है। तो एक तो विटामिन डी का टेस्ट कराना है, और विटामिन डी का हमको कोर्सेज स्टार्ट कराना है किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेके, जो भी जॉइंट्स को देखते हैं। और बी 12 का फंक्शन है हमारी नर्व्स की स्ट्रेंथ से रिलेटेड, क्योंकि बी 12 फिश के अंदर होता है। हम लोग फिश इंटेक नहीं करते हैं। ओरल में अगर हम वेजिटेरियन फूड की बात करते हैं तो उसमें बी 12 होता नहीं, किसी में भी नहीं होता, ब्रोकली में होता है थोड़ा सा। तो अगर हम वेजिटेरियन फूड में और भी चीजों में होता है, लेकिन उससे वैल्यू नहीं बढ़ती, हमने प्रैक्टिकली देखा है टेस्ट कराकर, उसकी वैल्यू पेशेंट की नहीं बढ़ती। तो अगर विटामिन बी 12 का लेवल कम आता है तो आपको सप्लीमेंट उसका भी लेना पड़ेगा। अगर हम शूज की बात करें, किसी को नी पेन रहता है तो वो स्पोर्ट्स शू वियर करे, लेदर शूज ना पहने, स्लीपर ना पहने घूमने के दौरान, और फ्लैट सरफेस पे वॉक करें। सरफेस एरिया अनइवन नहीं होना चाहिए। अगर सरफेस एरिया अनइवन है तो उससे घुटने का और डैमेज बढ़ेगा और जॉइंट स्पेस रिड्यूस होता जाएगा। दूसरी चीज सबसे आवश्यक है कि रनिंग अगर आप कर रहे हैं तो मिट्टी के अंदर करें, क्योंकि अगर आप हार्ड सरफेस के ऊपर रनिंग करते हैं तो पूरा फोर्स लगता है और उसका अपोजिट फोर्स आपके घुटने पे आता है, जो कि गद्दी डैमेज करता है। अगर मिट्टी, ईश्वर ने हमारे पैरों को मिट्टी में चलने के लिए बनाया है, घास में चलने के लिए बनाया है। हम लोग टाइल पे, मार्बल पे उस पैर उनको यूज करते हैं लेग्स को। तो अपोजिट फोर्स हमारे एंकल में जाता है और हमारे एंकल में एक डिफॉर्मिटी पैदा होती है, जिसको बोलते हैं ओवर पोनेशन डिफॉर्मिटी। ओवर पोनेशन डिफॉर्मिटी के अंदर मैं एक फोटो शेयर करूंगा। ओवर पोनेशन डिफॉर्मिटी के अंदर हमारे लेग का अलाइनमेंट टेढ़ा हो जाता है, और लेग का अलाइनमेंट टेढ़ा होता है तो उसकी वजह से हमारे को बैक पेन भी स्टार्ट होता है, नी पेन भी स्टार्ट होता है। तो ओवर पोनेशन को करेक्ट करने के लिए ओवर पोजीशन को करेक्ट करने के लिए सबसे आवश्यक है कि हम शूज को विशेष ध्यान दें, और हम अपने पैरों को मिट्टी में यूज करें चलने के लिए। मिट्टी में यूज करें चलने के लिए या दौड़ने के लिए, हम हार्ड सरफेस पे यूज ना करें। ये है फोटो एक ओवर पोनेशन डिफॉर्मिटी का। ये जो फर्स्ट वाला एंकल दिख रहा है, ये ओवर पोनेशन डिफॉर्मिटी है, एंकल ट्विल्ट हो जाता है। आजकल आप देखेंगे 40 to 50% जवान बच्चों का ये पैर इस तरह टिल्ट हो रहा है, जबकि बीच वाला जो पोजीशन है वो न्यूट्रल है, क्योंकि वो घर में भी टाइल पे खेलते हैं, बच्चे नंगे पैर खेलते हैं और बाहर भी दौड़ते हैं, कई बार तो हार्ड सरफेस के ऊपर दौड़ते हैं। अगर ये ओवर पोजीशन रहेगा तो इसका जो बैड इफेक्ट है, या मिसअलाइनमेंट बोले, हमारी बॉडी का मिसअलाइनमेंट होगा, उसकी वजह से बैड इफेक्ट हमारे नी पे पड़ेगा। नी पेन स्टार्ट हो जाएगा, बैक पेन स्टार्ट हो जाएगा, और हिप पेन स्टार्ट हो जाएगा। इवन इसका जो पेन है वो हेडेक तक जाता है। सर्वाइकल पेन और हेडेक तक से रिलेशन है। तो हम एक अच्छी क्वालिटी का स्पोर्ट्स शू वेयर करें जिसमें आर्चेस बनी हुई रहे, जिससे हमारे पैर का जो डिफॉर्मिटी आपको दिख रही है, डिफॉर्मिटी ना दिखे। और अगर किसी के पैर में इस तरह की डिफॉर्मिटी है, ये फ्लैट फुट के अंदर भी इस तरह पैर होता है, उन लोगों को भी बहुत परेशानी होती है। किसी के लेग में इस तरह की डिफॉर्मिटी है तो वो एक बॉल को रखकर, टेनिस बॉल को रखकर पैर में इस तरह टेनिस बॉल को रखकर एक्सरसाइज करें। इस एक्सरसाइज करने से उनको वो डिफॉर्मिटी में आराम मिलेगा। और भी कई सारी एक्सरसाइज है, उसका हम लिंक शेयर कर देंगे आपको। तो स्पोर्ट्स को वियर करना काफी हेल्पफुल रहेगा, और बहुत ज्यादा दौड़ने वाला काम हार्ड सरफेस के ऊपर नहीं करना है, इसका ध्यान रखने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा। The other question is related to pregnant women nowadays, जो problem वो face कर रहे हैं. About 80% of the pregnant women now like need an inducing like labor inducing injections, and jaundice have become more common for most of the normal delivery kids, delivered kids. So what can be the solution for this? आप रिपीट करेंगे हम क्वेश्चन एक बार? About 80% of the pregnant women now need inducing injections, labor inducing injections,
and jaundice have become more common for most of the normally delivered kids. यस, What can be the solution for this? सॉल्यूशन तो ये है मैम कि हम बस रेगुलर बच्चे का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराएं। अगर जॉइंटिस नॉर्मल डिलीवरी में होता है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर्स को टेक केयर करते हैं। लेकिन अगर सीवियरिटी है तब उसमें प्रॉब्लम रहता है। तो हम एक क्वालिफाइड डॉक्टर की टीम के अंदर डिलीवरी हो हमारी, और वहाँ पे प्रॉपर पेडिट्रिशियन भी हो देखने के लिए, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी। Okay. Thank you, sir. सर ओल्ड एज में भी जो वॉकिंग करना है, देयर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम ओल्ड एज पर्सन. आई हैव एक्सट्रीम नी एंड लेग पेन एंड फाइंड इट डिफिकल्ट टू वॉक ड्यू टू ओल्ड एज. हाउ कैन आई मैनेज दिस? ओल्ड एज में वॉकिंग तो करना चाहिए। अगर हमारे जॉइंट्स वीक हो रहे हैं तो हम कम वॉक करें। अगर हमको नी पेन की समस्या है तो हम नी पे नी कैप लगाकर वॉक करें। लेकिन वॉकिंग हम करने के दौरान हम ध्यान रखें कि हम स्पोर्ट्स शू वेयर करें, और वॉकिंग के लिए हम फ्लैट सरफेस का यूज करें, सरफेस एरिया अनइवन ना हो। और रेगुलर हमारी जॉइंट्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करें। जो जो हमारी जॉइंट्स पेन करते हैं तो अच्छे क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट से आकर मिलें और उसका एक्सरसाइज समझें। उन एक्सरसाइज को हम घर पे रेगुलर करें, जिससे हम, अगर जॉइंट्स पेन है तो वॉकिंग छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है, वॉकिंग तो करना चाहिए। The next question is, sir, people are facing frozen shoulder and pain in shoulder due to that. इसको अवॉइड कैसे करें और इसमें कौन सी एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए? फ्रोजन शोल्डर जो मेनली होता है, आजकल डायबिटीज के पेशेंट को बहुत ज्यादा देखने मिल रहा है। तो जो भी डायबिटीज के पेशेंट हैं वो अपना ब्लड शुगर को मेंटेन करें, नियंत्रित रखें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसमें अगर हमको शोल्डर पेन अर्ली स्टेज में स्टार्ट हुआ है तो हम उस टाइम पे अवेयर हो जाएं। उसके हम फिजियोथेरेपिस्ट से मिलके एक्सरसाइज स्टार्ट करें, या जो भी कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं वो स्टार्ट करें। अगर वो बढ़ जाता है, कई बार पेशेंट्स आते हैं इनको सीवियर फ्रोजन शोल्डर शोल्डर हो जाता है, हाथ पीछे भी नहीं जाता, हाथ साइड से भी ऊपर नहीं उठता, फ्रंट से भी नहीं उठता, उनको मूवमेंट काफी डिफिकल्टी होती है। कहते हैं रात को नींद भी नहीं आती सर, इतना पेन रहता है। उस कंडीशन में टाइम ज्यादा लगता है ठीक होने के लिए। अगर हम अर्ली स्टेज पे अवेयर हो जाते हैं, हम प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, ब्लड शुगर है तो उसको मेंटेन करते हैं, तो फिर आगे ये पेन नहीं बढ़ेगा। कई बार शोल्डर में स्पोर्ट्स इंजरी के दौरान भी हमको फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। बेसिकली फ्रोजन शोल्डर कोई बीमारी नहीं है, फ्रोजन शोल्डर इज ओनली अ टर्म कि कंधा जाम हो गया। लेकिन जाम क्यों हुआ वो? क्योंकि शोल्डर में कोई इंजरी हुई, और इंजरी की वजह से हमने उसका मूवमेंट्स काफी लंबे समय तक नहीं किया तो वो शोल्डर अब उठना ही बंद हो गया, हाथ का उठना बंद हो गया, हाथ का पीछे जाना बंद हो गया। अगर हम अर्ली स्टेज पे ही डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो आगे ये प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं और वो ठीक रहेगी टाइम पे। Thank you, sir. Sir, one question is, a person has neck hump in like he or she is in 20s and is having neck hump. So is it treatable from yoga asanas and exercise? Like she or he cannot bend the neck back and front. बेसिकली नेक हम का जो प्रॉब्लम होता है वो होता है सर्वाइकल स्ट्रेटनिंग की वजह से। सर्वाइकल स्ट्रेटनिंग क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। हमारा जो नॉर्मल स्पाइन का स्ट्रक्चर है उसमें एक कर्व बना हुआ है, सर्वाइकल स्पाइन उसमें कर्व बना हुआ है। और वो कर्व अगर हमारा स्ट्रेट हो जाता है, दिस इज कॉल्ड सर्वाइकल स्ट्रेटनिंग। अगर स्ट्रेटनिंग हमारी नेक में होता है तो उसके बाद में पीछे की तरफ फुलावट आ जाती है, जिसको हम नेक हम बोलते हैं, और हमारे मेडिकल टर्म में बोलते हैं स्ट्रेटनिंग ऑफ सर्वाइकल स्पाइन। तो अगर वो प्रॉब्लम है तो उसके लिए एक्सरसाइज होती है। अगर हम टाइम पे उन एक्सरसाइज को करें तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। एक तो बहुत बड़ा रीजन ये है मोबाइल यूज करना या लैपटॉप यूज करना, इस तरह नेक बेंडिंग करते हुए। आप स्क्रीन को देख पा रहे हैं? Yes, sir. तो अगर हम इस तरह नेक बैंड करते हैं तो बैक साइड में यहाँ पर हम बन जाता है, जो यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है लेफ्ट वाले पेज के अंदर, नेक एंड शोल्डर पेन लिखा हुआ है, उस जगह पे हम बन जाता है। तो हमको जो भी मोबाइल यूज करना है, लैपटॉप यूज करना है, वो गर्दन को स्ट्रेट करके सीधा करके यूज करना है। ये है फर्स्ट जो मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ, दिस इज नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइन। इसके ये इसमें बॉडी का अलाइनमेंट बिल्कुल न्यूट्रल रहता है। दिस इज हेल्दी, पेन फ्री, फिजिकल फिट एंड स्ट्रेस फ्री। सेकंड जो पिक्चर है इसमें स्ट्रेटनिंग हो गया, जो कर्वेचर ऑफ द स्पाइन है वो खत्म हो गया एक्सेसिव नेक बेंडिंग करने से, और जो कर्वेचर है वो पूरा स्ट्रेटनिंग हो गया। स्ट्रेटनिंग होने से हम पे स्टार्ट हो जाता है और बॉडी का अलाइनमेंट भी थोड़ा सा बिगड़ गया। इसमें पेशेंट को हेडेक होना, नेक पेन होना, मसल्स पेन होना, शोल्डर पेन होना स्टार्ट हो जाता है। फेज सेकंड के अंदर प्रॉब्लम और बढ़ती है और फेज थर्ड के अंदर प्रॉब्लम और बढ़ती है।
बच्चों में अगर कोई 20 ईयर्स की एज में है, 25 में है, तो फेज 1 में ही होगा अभी उनका कंडीशन। इसमें कुछ चिन टक एक्सरसाइज होती है, चिन को इस तरह टक करें वो, और चिन को टक कर कर वो 10 सेकेंड होल्ड करें और 10 टाइम्स करें, इसको 2 टाइम्स इन अ डे करें, दिन में 2 बार। इन लोगों का गर्दन ऐसे बाहर आ जाता है, इसको नाक को पूरा चिन को टक करना है फिंगर्स की हेल्प से, और टक कर कर उसको होल्ड करना है बैक साइड में। वो इसमें काफी हेल्पफुल रहेगा। और पेलो का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। अगर हम मोटा तकिया लगाते हैं, फर्स्ट वाला जो पिक्चर में दिखा रहा हूँ, तो भी गर्दन का स्ट्रक्चर हमारा हम्पिंग पोजीशन में जाता है, और हम पतला अगर तकिया लगाते हैं तो ये भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल रहता है। थर्ड जो पिलो का आपको फोटो दिख रहा है, इसमें सर्वाइकल पिलो यूज किया हुआ है, जो हमारे कर्वेचर को मेंटेन करता है। अगर हम करवट लेके लेटे हुए हैं तो भी ये स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है, और अगर हम सीधा लेटेंगे तो भी ये स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा। इसमें एक तो एक्सरसाइज करना है, ये फर्स्ट वाला एक्सरसाइज जो फोटो में दिख रहा है, ये चिन टक एक्सरसाइज जो मैंने अभी आपको बताया। और दूसरा इसमें नेक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज काफी हेल्प करता है। हमको नेक पे फ्रंट साइड से फोर्स लगाना है, इसका मैं वीडियो भी शेयर करूंगा आपको। उसको होल्ड करना है 10 सेकेंड के लिए, फिर पीछे की तरफ से लगाना है, फिर इसको राइट साइड से लगाना है, और लेफ्ट साइड से भी यूज करना है। और हमको कोई भी ये नेक का रोटेशन मूवमेंट्स, ऐसे ऐसे ये जो रोटेशन मूवमेंट्स हम करते हैं, ये अगर किसी को सर्वाइकल स्पाइन में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस स्टार्ट हुआ है तो उसको अवॉइड करना है। जो हेल्दी लोग हैं, जिनको सर्वाइकल कोई पेन नहीं है, वो लोग इसको योगा के अंदर नेक रोटेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को कंप्रेशन है, या गर्दन से होता हुआ बहता हुआ पेन हाथ में आ रहा है, सर में दर्द की प्रॉब्लम हो रही है, चक्कर आना, वोमिटिंग का मन करना, जी घबराना, ऐसी कोई शिकायत होती है, तो उनको गर्दन को गोल घुमाने वाला एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, और गर्दन को बहुत लंबे समय तक बैंड करना, और गर्दन को काफी लंबे समय तक उठाना अवॉइड करना चाहिए, और उनको गर्दन को उठाकर पानी भी नहीं पीना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ आपको नेक के लिए। यस ये सभी सर। सर्वाइकल के पेशेंट्स के हेल्प कर। हाँ जी मैम बताएं। इसमें कई लोग ना विदाउट पिलो सोते हैं, तो उनके लिए मतलब। वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। विदाउट पिलो अगर हम सो रहे हैं तो हमारा स्ट्रक्चर पूरा नीचे की तरफ जा रहा है, जैसे कि मैंने अभी आपको फोटो दिखाया था। वो भी आपका पोस्चर रॉन्ग है, और वो आगे जाके आपकी गर्दन में परेशानी पैदा करेगा। उससे बेटर तो हम किसी टॉवल को रोल करके और गर्दन के बीच में लगा लें, वो हमारे लिए यूजफुल रहेगा। ये नेक का एक्सरसाइज इस तरह करना है। जिनको भी सर्वाइकल पेन से रिलेटेड परेशानी रहती है, वो आगे की तरफ प्रेशर लगाएं नेक पे, इसको 10 सेकेंड होल्ड करें 10 टाइम्स। दूसरा, इसको राइट साइड में हाथ का सहारा लेकर एक दूसरे के अपोजिट प्रेशर लगाएं। यही सेम चीज हम लेफ्ट साइड भी करना है हमको। और दोनों हाथों को बांधकर पीछे की तरफ फोर्स लगाना है, गर्दन को पीछे की तरफ लेकर जाना है। इसके बाद में इसको दोनों हाथों को बांधकर गर्दन को नीचे की तरफ भी प्रेशर लगाना है। जिनको नेक के साइड में स्टिफनेस रहती है इस जगह पर, या यहाँ पे पेन रहता है, उन लोगों के लिए ये एक्सरसाइज काफी हेल्पफुल रहेगा। इसमें एक हाथ को पकड़कर स्टूल से या चेयर के साइड से पकड़कर उसको नेक को अपोजिट साइड स्ट्रेच करना है दूसरे हैंड की हेल्प से। तो हमारी जो भी साइड की मांसपेशियां होती हैं उनमें खिंचाव आएगा, इन वाली मांसपेशियों में खिंचाव आएगा, उससे इस पेन में काफी आराम मिलेगा। जिनको बैक साइड में पेन रहता है नेक के साइड में, उनको ये आगे की तरफ नेक को बेंड करने वाली एक्सरसाइज भी काफी हेल्पफुल रहेगी। नेक में स्टिफनेस के लिए हम रोटेशन कर सकते हैं राइट और लेफ्ट साइड। इसको गोल घुमाने वाला काम नहीं करना है, नेक को रोटेशन वाला काम नहीं करना है। अगर सर्वाइकल का कुछ प्रॉब्लम है तो उसको अवॉइड करना है। यस। थैंक यू सर, नाइस, वेरी नाइस। सर अभी इसमें ऐसे क्वेश्चंस है जैसे कि अगर किसी को जॉइंट पेन शुरू हो रहा है, तो कौन से स्टेज पे उन्होंने डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि डायग्नोसिस तुरंत हो जाए? अगर यंग एज में जॉइंट पेन स्टार्ट हो रहा है तो बहुत बड़ा मेजर रीजन है विटामिन डी का। अगर विटामिन डी का डेफिशिएंसी है तो हमको डॉक्टर की सलाह से विटामिन डी और कैल्शियम स्टार्ट करना चाहिए। अगर हमको कुछ लिगामेंट्स इंजरी हुई है या टेंडन की इंजरी हुई है, उसके बाद जॉइंट पेन स्टार्ट हुआ है, तो हमको उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर। और हमको कोलेजन इंटेक करना चाहिए। बेसिकली कोलेजन पेप्टाइड का हम रेगुलर इंटेक नहीं करते हमारे फूड के अंदर। और कोलेजन टाइप 1 हमारे लिगामेंट्स को और टेंडन को स्ट्रेंथ करने के लिए हेल्पफुल रहता है। कोलेजन टाइप 2 जो कार्टिलेज होता है उसका डिस्ट्रक्शन होता है, उसको बढ़ाने के लिए हेल्पफुल रहता है।
तो यंग एज में अगर हम कोलेजन टाइप 1 स्टार्ट करते हैं, जो कि मैक्सिमम एथलीट्स प्लेयर लेते हैं 1 साल में 2 से 3 महीने 4 महीने तक के लिए, अपने लिगामेंट को टेंडन को स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगर हमको लिगामेंट्स के टेंडन की कोई इंजरी हुई है तो हम कोलेजन का इंटेक करें, उसका जॉइंट्स का प्रॉपर ध्यान दें, पोस्चर का ध्यान दें, उससे रिलेटेड सारी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, और हम कैल्शियम विटामिन डी भी डॉक्टर की सलाह से जरूर स्टार्ट करें। ओके सर। होल्ड ऑन। जॉइंट को हेल्दी रखने के लिए वेट को हाँ, कंट्रोल करना। जिनके भी प्रश्न हैं, प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स. वी विल टेक वन बाय वन after this session. Do not raise your hand, just write down in the chat box. A minor prashna. Yes. Okay, so here comes. प्रश्न खत्म हो गए, डॉक्टर साहब कहाँ चले गए? तो बिना डॉक्टर के मैं क्या कर लूंगा? Yes, some questions we have. डॉक्टर साहब कहाँ गए? ये रहे। जब पानी पीने लग गए। ओके, तो डॉक्टर साहब मेरे कुछ प्रश्न हैं, है ना? तो मेरे पास यहाँ लिखे हुए आ रहे हैं कंटिन्यूअसली, मैं उनको बोल रहा हूँ एक एक करके। पहला प्रश्न मेरे पास ये आया है कि एंकल पेन के बारे में कुछ तो बताइए। एंकल पेन बड़ा कॉमन पेन है स्पोर्ट्स पर्सन्स को, या उन लोगों को जो कुछ भागने दौड़ने वाली एक्टिविटीज करते हैं। और एंकल में अक्सर जो पेन होता है वो सर एक एटीएफएल इंजरी होती है हमारे एंकल जॉइंट्स के अंदर, जो लिगामेंट इंजरी है, उसके बाद में अक्सर एंकल पेन हो जाता है। तो अगर एंकल पेन आपका अर्ली स्टेज में स्टार्ट हुआ है तो आप उसमें एंकल बाइंडर यूज करें, चलने दौड़ने के दौरान स्पोर्ट्स शू वियर करें। और अगर एंकल पेन अभी फ्रेश हुआ है तो उसमें आइस फॉर्मेंटेशन करना हेल्पफुल रहेगा। अगर वो क्रोनिक है, पुराना है, तो उसमें हॉट फॉर्मेंटेशन करें, गर्म सेक करें। और एंकल का रेगुलर स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज करें, जैसे कि फिंगर्स पे खड़े होके थोड़ा ऊपर खड़ा होना, फिंगर्स पे पंजों पे, फिर नीचे रखना, फिंगर्स पे खड़ा होना, नीचे रखना। और भी बहुत सारी एंकल एंकल एक्सरसाइज है, मैं त्रिपुरारी भैया को शेयर करूंगा तो उनसे आप आगे जाके प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हाउ टू इम्प्रूव बोन डेंसिटी। बोन की डेंसिटी को कैसे ठीक करें? बोन की डेंसिटी को ठीक करने के लिए आपको कैल्शियम रिलेटेड रिच फूड आपको इंटेक अपनी डाइट में बढ़ाना पड़ेगा। और अगर बोन में ऑस्टियोपेनिक प्रॉब्लम है तो उसको हम बेटर कर सकते हैं। अगर उसमें ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, बोन में काफी ज्यादा सीवियर डेफिशिएंसी हो गई है, कैल्शियम की हड्डियां खोखली हो गई हैं, उस कंडीशन में आपको हड्डी वाले डॉक्टर से मिलना चाहिए। उसमें काफी कुछ एडवांस इंजेक्शन भी आते हैं जो बोन डेंसिटी को बहुत जल्दी और बहुत अच्छा इंप्रूव करते हैं। और साथ में कैल्शियम विटामिन डी का इंटेक भी अगर डॉक्टर की सलाह के अनुसार करना चाहिए आपको। I have fibromyalgia and polyarthritis. Every time there is a pain and stiffness in my joints. What to do? Fibromyalgia is not a disease. Fibromyalgia is only a term. Fibromyalgia means pain in the muscles. तो बेसिकली कुछ चीजें ऐसी होती हैं, पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया मीन फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, इंसोम्निया, नींद ना आना। इसी तरह फाइब्रोमाइल्जिया एक टर्म है जब पेशेंट्स को पूरी बॉडी में पेन की कंप्लेंट करता है कि यहाँ भी पेन है, यहाँ भी पेन है, यहाँ भी पेन है। तो फिर डॉक्टर लिख देते हैं दिस इज यू आर हैविंग फाइब्रोमाइल्जिया। तो आपको अगर फाइब्रोमाइल्जिक पेन है और पॉलीआर्थराइटिस है तो उसमें आपको हर जॉइंट का प्रॉपर व्यायाम करना पड़ेगा। और आपको अपनी डाइट के अनुसार काफी कुछ चेंज करना होगा। पेट कॉन्स्टिपेशन ना रहे, क्योंकि बॉडी में अगर कॉन्स्टिपेशन रहता है तो हमारी बॉडी में कोई भी पेन होगा, वो पेन हमारी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा एग्रीवेट होगा। और फिजिकल एक्टिविटी जितनी आपसे हो पाए उतना एक्सरसाइज एक्टिविटीज करें, और सभी जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रॉपर एक्सरसाइज करें।
अगर फ्लैट सरफेस पर चलना पड़े तो कैसे शूज पहनने चाहिए? स्पोर्ट्स शू वियर करें। स्पोर्ट्स शू वियर करने से आप फ्लैट सब सरफेस है तो उसमें, अगर हार्ड सरफेस है, फ्लैट सरफेस तो मिट्टी भी होती है, उसमें नंगे पैर भी चल सकते हैं। फ्लैट सरफेस घास में भी होता है, उसमें नंगे पैर चल सकते हैं। लेकिन अगर हार्ड सरफेस है, टाइल या मार्बल लगा हुआ है, तो उसमें आप घर में क्या बहुत ज्यादा तेज नहीं चलते हैं, दौड़ते नहीं है। अगर आप प्रॉपर स्लीपर पहनते हैं, सॉफ्ट स्लीपर, डॉक्टर सोल के नाम से आती हैं, तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप बाहर वॉक पे जा रहे हैं और अगर सरफेस एरिया हार्ड है, रोड है या गार्डन के अंदर ट्रैक बना हुआ है, उसके दौरान आप स्पोर्ट्स शू वियर करें, वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। हाउ टू प्रिवेंट माइग्रेन? माइग्रेन को प्रिवेंट करने के लिए आपको शोरगुल वाली जगह नहीं जाना चाहिए, आपको भूखा नहीं रहना है, आपको धूप के अंदर अगर निकलना है तो अम्ब्रेला लेके निकलना है। और माइग्रेन बेसिकली C2 वर्टिब्रा शिफ्टेड होती है, उसकी वजह से वहां पे एक नर्व कंप्रेस होती है, और उसकी वजह से पेशेंट को सीवियर हेडेक होता है। और कई पेशेंट हमारे पास में आते हैं जो मतलब काफी ज्यादा बड़ी बड़ी मेडिसिन, नेप्रोक्सिन हो गया, हेडसेट हो गया, वो लेते हैं, उसके बाद उनको आराम मिलता है। तो उस कंडीशन में हम सर्वाइकल स्पाइन से उस वर्टिब्रा का करेक्शन करते हैं, मैनुअल करेक्शन करते हैं, उससे माइग्रेन की प्रॉब्लम में आराम मिलता है। लेकिन आपको प्रिकॉशंस तो आगे भी यूज करना होगा, जो मैंने बताया है। प्लीज टॉक अबाउट टेनिस एल्बो, रीजन एंड सॉल्यूशंस फॉर द सेम। टेनिस एल्बो इज अ वेरी कॉमन डिजीज इन द हाउस होल्डिंग फीमेल, जो घर में काम करती है महिलाएं, जिन्होंने आज तक टेनिस नहीं खेला, उनको भी परेशानी होती है, काफी पेशेंट आते हैं। एल्बो के अंदर हमारा ये साइड वाला पोर्शन, एल्बो इज अ टाइप ऑफ टेंडेनाइटिस, ये एक तरह का टेंडेनाइटिस है, इन्फ्लेमेशन इन द टेंडन। टेंडन वो धागे हैं जो बोन से मसल्स को जोड़ते हैं, उसमें स्वेलिंग आ गई, बर्फ का सेक करना है, इसमें टेनिस एल्बो का सपोर्ट लगाना है, अलग से एक बैंड आता है, उसको यूज करना है। और आपको बहुत ज्यादा एल्बो का मूवमेंट नहीं करना, क्योंकि एक्सेसिव एल्बो जॉइंट्स, कुछ ब्रशिंग कर रही है महिलाएं घर पे या कोई गेम खेल रही है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। और इसके लिए कुछ एक्सरसाइज होती है, जैसे ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, हैंड को पूरा नीचे की तरफ रखकर ऐसे स्ट्रेचिंग करना, और हाथ को इधर की तरफ कर इस तरह स्ट्रेच करना। कुछ सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती हैं, उन एक्सरसाइज को करने से काफी कुछ बेनिफिट मिलेगा। और पेन अगर सीवियर है, तो सीवियर पेन में एक्सरसाइज ना करें, उससे एक्सरसाइज करने से पेन और बढ़ जाएगा। उस टाइम पे फिजियोथेरेपी के अंदर कुछ ट्रीटमेंट होता है, अल्ट्रासोनिक थेरेपी है, या क्लास 4 लेजर थेरेपी है, IFT है, उसको करने से इसमें पूरा आराम मिलेगा। Dear Dr. Amit, kindly share the link for the video which you have mentioned. Thanks. Okay, we will contact you very soon. Also, how to get relief during migraine. माइग्रेन अगर आपको है तो उस दौरान आप बेड पे थोड़ा सीधा लेटें, और कोशिश करें हल्का सा गर्दन को नीचे की तरफ लटकाने के लिए, सीधा लेट जाएं। सीधा लेट के थोड़ा बैक साइड में, जो कर्वेचर ऑफ द स्पाइन मैंने आपको बताया था सर्वाइकल का, बैक साइड में लेके जाएंगे, वो उसमें काफी आपको हेल्प करेगा। और कुछ प्रेशर पॉइंट हैं जो माइग्रेन के अंदर अगर आप प्रेस करते हैं तो उससे भी आपको आराम मिलेगा। थंब के साइड में यहाँ पे, इसको अगर आप थोड़े समय के लिए प्रेस करेंगे, तो आपको इस पे हेडेक में आराम मिलेगा, सर के दर्द में आराम मिलेगा। हमारे पास में कुछ एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट भी होता है, एक्यूपंक्चर। तो हम सीवियर पेन के दौरान वो एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट करते हैं, उससे पेशेंट को इंस्टेंट आराम मिलता है एक्यूपंक्चर से। तो आप अगर ऐसा कुछ सीवियर पेन है तो उसमें एक तो लेटने वाला काम करें, और ये पॉइंट को प्रेस करेंगे, इससे आपको डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे सामने एंड इसको पूरा विस्तार से आप समझाएंगे। एंकल जॉइंट जॉइंट पेन, फीट पेन, न्यूरोपैथी करके हमारी आदर्श वासंती अम्मा है, उन्हें एंकल पेन है, उन्हें फीट पेन है और शायद न्यूरोपैथी करके भी कोई प्रॉब्लम होती है। तो उन तीनों पर जरा विस्तार से बताएं सर। न्यूरोपैथी इज द रिलेशन विद द नर्व्स। नर्व्स की प्रॉब्लम को, जो पेन है, तो वो न्यूरोपैथी है। अब न्यूरोपैथी में स्पाइन में पेशेंट को कुछ कंप्रेशन हो सकता है नर्व्स के अंदर, जिसकी वजह से पैरों में तकलीफ आती है, या हमारे पैरों की नसों में कमजोरी हो सकती है। डायबिटीज के अंदर अक्सर पेशेंट को न्यूरोपैथी होता है, दिस इज कॉल्ड डायबिटिक न्यूरोपैथी। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए भी कुछ ट्रीटमेंट होता है हमारे पास में, जो हम फिजियोथेरेपी के अंदर देते हैं इक्विपमेंट्स की हेल्प से और एक्सरसाइज की हेल्प से, उसमें बेनिफिट मिलता है। जो डायबिटीज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, वो इसके लिए कुछ मेडिसिन भी आपको देंगे, जो नर्व्स को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए हेल्प देंगी, और न्यूरोपैथी में आपको आराम मिलेगा। एंकल पेन और फीट पेन, दोनों पेन एकदम अलग अलग हैं। फीट के अंदर हमारे जो हील में पेन होता है अक्सर, वो महिलाओं को होता है, और वो होता है प्रोलोंग स्टैंडिंग की वजह से।
इसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं प्लैंटर फेशियाइटिस, या उसके आगे जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है उसको हम बोलते हैं कैल्किनियम स्पर। हील के अंदर एक पॉइंटेड बोन बढ़ जाती है। पेशेंट जब खड़ा होता है तो उसको काफी ज्यादा असुविधा होती है, एड़ी में दर्द होता है, चला नहीं जाता। तो उस कंडीशन पे हमको सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो हमको बेड के पास में स्लीपर रखनी चाहिए। नंगे पैर हम बिल्कुल भी ना चलें। और अगर हमारे पास स्लीपर उस समय हमने नहीं रखा हुआ है तो हम 15 से 20 कदम पंजों पे चलें, एड़ी को हम डायरेक्टली टच ना करें। दूसरी चीज, अगर हील में पेन रहता है या फीट में पेन रहता है तो उसमें कॉन्ट्रास्ट बाथ काफी हेल्प करता है। कॉन्ट्रास्ट बाथ के अंदर ठंडे गर्म पानी का सेक होता है। 2 मिनट पैरों को ठंडे पानी में डालना है और 1 मिनट पैरों को ठंडे पानी में डालना है। 2 मिनट गर्म पानी में, 1 मिनट ठंडे पानी में। गर्म इतना गर्म होना चाहिए जितना आप सहन कर सकते हैं। गर्म पानी इतना गर्म हो जितना हम सहन कर सकते हैं, और ठंडा पानी फ्रिज का ठंडा हो। तो ये कॉन्ट्रास्ट बात का एक मेरा लिंक है, उसको भी मैं शेयर करूंगा अभी। उससे आपको देख के पता लगेगा। और उसमें फीट पेन की कुछ एक्सरसाइज भी है लिंक के अंदर, तो फीट पेन में उससे काफी हेल्प मिलेगा। जो एंकल जॉइंट पेन का आपने क्वेश्चन पूछा है, ये एंकल जॉइंट पेन किस तरह का पेन है? क्योंकि अक्सर जो पेशेंट एंकल जॉइंट पेन के आते हैं वो कोई लिगामेंट इंजरी हो गया, स्प्रेन हो गया, या एंकल में स्ट्रेन हो गया, तो उसके अंदर हम उसको ट्रीटमेंट के माध्यम से ठीक करते हैं, फिजियोथेरेपी करते हैं। और उसमें हम उसको प्रॉपर नी के अंदर सपोर्ट यूज करने के लिए बोलते हैं, प्रॉपर उसको हम एक्सरसाइज गाइड करते हैं, तो उससे एंकल पेन में भी आराम मिलता है। ओके। हाँ, वही है, एज 67, obese, has knee pain, will जेल इंजेक्शन हेल्प रिड्यूस द पेन? कोई ऐसा इंजेक्शन जेल जो पेन को रिड्यूस करे? इसमें एक जेल आएगा वोलिट्रा 4X के नाम से, उसको भी मैं टाइप करके आपको भेज दूंगा। और एक इसमें इंजेक्शन तो आपको ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर बताएंगे। अगर जॉइंट की स्ट्रेंथ के लिए जो मैं बता रहा था ऑस्टियोपोरोसिस में सजेस्ट करते हैं, तो वो आपको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से मिलना चाहिए उसके लिए। एक ट्रॉइस करके आता है, TROIS, ट्रॉइस। ट्रॉइस यूजफुल रहेगा इसमें आपको नी पे अप्लाई करने के लिए, बैक पे अप्लाई करने के लिए। इससे आपको जॉइंट पेन में काफी राहत मिलेगी। ओके सर। मेरी रिस्ट फ्रैक्चर हो गई थी अगस्त में, मेरे अभी भी स्टिफनेस है, पेन है। डूइंग माय रेगुलर फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज, हाउ मच टाइम इट टेक्स टू गेट रिलीफ फ्रॉम इट? आप फिर से रिपीट करेंगे सर क्वेश्चन को? मेरा रिस्ट फ्रैक्चर हो गया था अगस्त में, लेकिन अभी भी स्टिफनेस है, दर्द है। कुछ कुछ एक्सरसाइजेज मैं करता हूँ फिजियो की, कब तक मुझे इसमें राहत मिल सकती है? रिस्ट रिस्ट अगर फ्रैक्चर हुआ है तो रिस्ट फ्रैक्चर के दिए आपका मोबिलिटी अगर प्रॉपर इंप्रूव नहीं है तो आपको गर्म पानी के अंदर थोड़ा हाथ को डालना चाहिए। गुनगुने पानी में हाथ को डालकर उसका फिजिकल मूवमेंट करें, और उसको मूवमेंट करके रिस्ट की जो जनरल एक्सरसाइज होती है, रिस्ट को एक्सटेंशन करना, फ्लेक्शन करना, इस तरह साइड मूवमेंट करना, ये पानी के अंदर ही आप करें। उस पानी के अंदर आप 1 चम्मच सेंधा नमक भी डाल सकते हैं। और रिस्ट की कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती हैं, वो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास में जाके समझें, उनको करने से इसमें पेन में काफी राहत मिलेगी आपको। प्लांटर फेसिटिस ट्रीटेबल विदाउट सर्जरी? 100% प्लांटर फेशियाइटिस तो सिर्फ इन्फ्लेमेशन है। प्लांटर फेशिया के रीजन में, फेशिया में इन्फ्लेमेशन है, तो इसमें सर्जरी की कोई नीड नहीं है, और सर्जरी होती भी नहीं है इसकी। ये तो सिर्फ आपको अपने शूज के अंदर फुटवियर करेक्शन करना पड़ेगा। सिलिकॉन इंसोल आता है, उस इंसोल को आप यूज करें शूज के अंदर, या डॉक्टर सोल स्लीपर यूज करें। इसके अलावा आप अपने वो कॉन्ट्रास्ट बात करें, ठंडे गर्म पानी का सेक, प्रॉपर स्ट्रेचिंग करें, एक्सरसाइज करें, उससे आपका ये ठीक हो जाएगा प्लांटर फेशियाइटिस। सर्जरी की इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ती। ओके। एज 66, फीमेल, डिफिकल्टी इन टेकिंग स्टेयर्स। मेरी उम्र 66 साल है, मैं महिला हूँ। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए और चलते हुए मेरे को बहुत तकलीफ होती है। मेरे हाथों की शेप, यानी अंगुलियों की शेप भी थोड़ी सी चेंज हो गई है। क्या करूं जिससे मेरे को कंधे इत्यादि में जो दर्द चलते रहते हैं, इनमें मुझे राहत मिले? आपको जो सीढ़ियां चढ़ने में डिफिकल्टी हो रही है, वो आपको किस प्रॉपर जॉइंट में हो रही है? नी में हो रही है, किसी अदर जॉइंट में हो रही है? उसमें मैं आपको ज्यादा बेहतर बता पाऊंगा। क्योंकि स्टेयर में अगर नी में चलने में आपको डिफिकल्टी हो रही है, तो जो हमने डिस्कस किया था पहले कि घुटने का प्रॉपर एक्सरसाइज करें और घुटने के अंदर नी कैप यूज करें, अत्यधिक सीढ़ियां चढ़ने उतरने वाला काम ना करें। लेकिन अगर आपका घर ऊपर है
और आपका मतलब कई लोगों को ऐसा होता है किचन उनका ऊपर रहता है, तो उनको बेबी स्टेप लेके चढ़ना चाहिए, सिंगल सिंगल स्टेप लेके। और सीढ़ियां चढ़ने के दौरान हेल्दी लेग ऊपर रखें, और सीढ़ियां उतरने के दौरान पेनफुल लेग पहले रखें, और बेबी स्टेप लेके चढ़े। सीढ़ियां चढ़ने के दौरान हेल्दी लेग पहले रखें, और सीढ़ियां उतरने के दौरान पेनफुल लेग पहले रखें। ओके। What are the best diagnostic tests to determine the cause of joint pain? कौन सा ज्वाइंट पेन का टेस्ट? ऐसा हाँ, ज्वाइंट पेन का सर ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता कि ज्वाइंट पेन अगर है तो हम प्रॉपर ज्वाइंट का ट्रीटमेंट करना होगा, या प्रॉपर ज्वाइंट्स के लिए हमको इन्वेस्टिगेशन करना होगा। शोल्डर में इंजरी है तो उसका अलग एक्सरे एमआरआई होगा, या नी में प्रॉब्लम है तो उसका अलग होगा। सभी जॉइंट्स के लिए प्रॉपर कोई टेस्ट नहीं होता। विटामिन डी होता है सिर्फ, जिससे हमको पता लगेगा कि हमारा बॉडी में अगर विटामिन डी की कमी है तो हम उसको इम्प्रूव करें सप्लीमेंट की हेल्प से। ये है, प्लीज टेल इफ नॉक नी इज ट्रीटेबल इन एडल्ट्स। नॉकनी की प्रॉब्लम 12-13 साल की उम्र तक ट्रीटेबल है। अगर वो एज बढ़ चुकी है तो उस कंडीशन में वो ट्रीटेबल नहीं है। उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको पूरा ठीक नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारे पास पेशेंट 12-13 साल तक की उम्र में आता है तो उसको हम पूरा ठीक कर सकते हैं। इसमें नॉकनी ब्रेस ही होते हैं, और नी की कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज कराई जाती है जिससे वो ठीक हो जाता है। Please talk on symptoms of piriformis nerve. Pyriformis syndrome is a very common problem in females patient, और सिटिंग जो रेगुलर लंबे समय तक सिटिंग कर रहे हैं, प्रोलॉन्ग सिटिंग पेशेंट। ये कुछ शियाटिक नर्व से इन्वॉल्वमेंट होता है इसका। शियाटिक नर्व हमारी बैक से निकलती है L4 L5 से, और जो हमारी थाई में होती हुई नीचे जाती है। तो पायरिफॉर्मिस मसल्स के रीजन पे वो कंप्रेस हो जाती है, और जो काफी सीवियर पेन करती है। और उसकी कुछ कुछ सिम्टम मिलते हुए रहते हैं। पेशेंट्स को भी कंफ्यूजन रहता है, कोई कहता है आपको शियाटिका हो गया है, कोई कहता है आपको स्लिप डिस्क हो गया है, कोई कहता है आपको पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम है। तो पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम के पेशेंट के लिए मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, एक तो फ्लोर सिटिंग बिल्कुल भी ना करें, उकड़ू ना बैठे, पालती लाकर ना बैठे। और इसके लिए कुछ फिगर 4 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती हैं, पायरिफॉर्मिस की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती हैं। उनको करने से काफी बेनिफिट्स मिलेगा इसमें। इसमें ठंडे पानी का, बर्फ का सेक करें। और जिस पोजीशन की वजह से आपको ये दिक्कत हुई है, ज्यादा सिटिंग की वजह से हुई है, तो उन पोस्चर का आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको अवॉइड करना चाहिए। प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आपको फिजियोथेरेपी के पास जाना पड़ेगा। हमारे पास काफी कुछ एडवांस ट्रीटमेंट होता है पायरिफॉर्मिस को ठीक करने के लिए, पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम के लिए। तो हम उसको ट्रीट करते हैं इलेक्ट्रोथेरेपी से, एक्सरसाइज थेरेपी से। Okay, I am a teacher. Last 2 months, there is a twitching around my right eye, lips, and cheeks. Please advise. थोड़ा सा टर्न ट्विस्ट हो रहा है उनका गाल वाल, क्या हो गया है उनको ये भी नहीं पता शायद, तो किस आई एम प्रकार उनकी टीचर, मदद लास्ट की 2 मंथ देयर इज अ ट्विचिंग अराउंड राइट आई, लिप्स एंड चीक्स, प्लीज एडवाइस। एज कितना होगा आपका मैम? इसमें एज लिखेंगे आप सॉरी को? अच्छा, अभी जब तक वो समझते हैं, हाउ पेन मैनेजमेंट ट्रीटमेंट लाइक इंजेक्टिंग प्लाज्मा इन नी फॉर OA4 वुमन एट द एज ग्रुप ऑफ प्लाज्मा 70। इसकी कोई भी मतलब डॉक्टर्स काफी ट्रीट कर रहे हैं, पीआरपी ट्रीटमेंट को लेकर जॉइंट्स में इंजेक्ट करते हैं हम, और उससे पेशेंट्स को कुछ टाइम के लिए रिलीफ मिलता है। लेकिन अगर सीवियरिटी है पेशेंट को, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि उसको टीकेआर पे जाना चाहिए। टोटल नी रिप्लेसमेंट इज बेटर सॉल्यूशन। उसमें अगर हम टीकेआर पे जाते हैं, अगर सीवियरिटी है तो प्लाज्मा ठीक है, पेशेंट को कुछ 10-15-20% आराम देगा, लेकिन उसको ठीक नहीं कर पाएगा वो। शौर्य कपूर ने लिखा है कि उनकी एज जो है वो 45 है। 45 ईयर्स की एज में आपको इस तरह का फेस पे कुछ ट्विचिंग होता है, तो इसको देखना होगा सर। इसमें एक टेस्ट होता है, एनसीवी टेस्ट फेस के लिए हम कराते हैं। किसी नर्व्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं सलाह दूंगा कि इसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। Age 27 male, slip disc arthritis also detected, pain in lower back and hip region, either right or left side on the position, disturbance file. कुछ व्यक्ति को ऐसे ऐसे पीठ की लेकर की स्लीपिंग समस्या आई है। स्लीपिंग स्लीपिंग में प्रॉब्लम आपको अगर है तो स्लीप डिस्क के अंदर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सॉफ्ट मैट्रेस बिल्कुल भी यूज ना करें। जो आपके मैट्रेस है वो डलअप वाले नहीं होने चाहिए। आप मैट्रेस थोड़ा हार्ड यूज करें। हर 15 से 20 मिनट के अंदर आप उठते रहें। काफी प्रोलॉन्ग सिटिंग ना करें। लंबे समय तक सिटिंग करने से हमारी बैक स्टिफ हो जाएगी और वहां पे नर्व कंप्रेशन होगा।
इसके लिए आप प्रॉपर एक्सरसाइज करें, जो कि हमने एक्सरसाइज आपको शो किया था वीडियो के अंदर। अगर आपको सीवियर पेन नहीं है तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, अगर सीवियर पेन है तो उस बीच में अभी एक्सरसाइज ना करें। इसके लिए पहले ट्रीटमेंट लें, ट्रीटमेंट से पेन बेटर हो जाएगा, इसका फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लें, या आप इसके लिए कुछ मेडिसिन ट्रीटमेंट लें। पेन बेटर होने के बाद ही एक्सरसाइज स्टार्ट हो पाएगी। और पेन अगर बैक से होता हुआ हिप रीजन में जा रहा है तो वो रेटिंग पेन है, मतलब नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो अगर आप पहले इसका फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट से पेन को पहले बेटर करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, तो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो ये तो हुए आपके पर्टिकुलर प्रश्न और उनके उत्तर। अब जो मैं बात कहने जा रहा हूं वो जितने भी उपस्थित व्यक्ति हैं जरा ध्यान से सुने। हम सभी लोग आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हैं, हम सभी लोग योगा के प्रैक्टिशनर हैं। हमें जैसा योगा करवाया जाता है जनरली हम वैसा योगा कर लेते हैं। ठीक है, अभी तक कुछ ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा, बट मैं एक समराइज क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, सिर से लेकर पैर तक सभी परेशानियां बताइए और उनमें ना करने वाले आसन बताइए। मान लीजिए किसी के गले में दर्द है, उसको स्पॉन्डिलाइटिस है, तो उसे किस प्रकार के आसनों को नहीं करना चाहिए। जिसके कंधों में दर्द है उसे किस प्रकार के आसनों को नहीं करना चाहिए। मान लीजिए किसी के पीठ में दर्द है तो उसे किस प्रकार के आसन नहीं करने चाहिए। जिसके नी में पेन है या एंकल में पेन है, एक बार हील टू हेड, सॉरी हेड टू हील, है ना, हेड टू हील में जहां पर भी जो समस्या है उससे जुड़े हुए कौन से योगासन हमें नहीं करने हैं। प्लीज हर व्यक्ति इस बात को ध्यान से सुने। हम जोश और खरोश में योग तो कर लेते हैं, लेकिन कई बार हम हमारी प्रॉब्लम्स को भी एजिटेट कर लेते हैं। ये फिर हमारा योगा से मन मोह भंग होने लगता है, जो कि एक अच्छी अवस्था नहीं है। इस सेशन का मेन ऑब्जेक्टिव भी यही था कि आपकी पर्सनल प्रॉब्लम के साथ साथ योगा को जब हम कर रहे हों तो किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस सेशन का मेन जो हाईलाइट है वो मैं अब आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो डॉक्टर साहब, आई एम रिमूविंग माई सेल्फ फ्रॉम द स्पॉटलाइट। You just explain from head to heel. If we have some problem, please ये वाले योगासन ना करें। मैं स्टार्टिंग करता हूँ सर्वाइकल स्पाइन से। सर्वाइकल स्पाइन में अगर किसी को पेन रहता है, नेक में पेन रहता है, और वो पेन अगर रेडिएटिंग पेन है, वो पेन अगर हैंड में रेडिएट कर रहा है, तो उस कंडीशन पे हम नेक को रोटेशन वाला कोई भी योगा ना करें जो गर्दन को घुमाने वाला इस तरह से होता है। इससे उसका कंप्रेशन और बढ़ेगा, आइदर राइट साइड और लेफ्ट साइड, दोनों ही तरफ उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर हमको सिर्फ सिंपल नेक पेन है, उस सिंपल नेक पेन के दौरान हम कोई भी स्ट्रेचिंग वाला योगा कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको कुछ भी न्यूरोलॉजिकल साइन पॉजिटिव है, लाइक हेडेक है, वर्टाइगो है, वोमिटिंग की फीलिंग है, नोजिया है, तो हम रोटेशन एक्टिविटीज या इसको रेजिंग, नेक को पूरा ऊपर की तरफ उठाने वाला और गर्दन को झुकाने वाला ये मूवमेंट ना करें। हम राइट साइड टर्न करना, लेफ्ट साइड टर्न करने वाला एक्टिविटीज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम शोल्डर पे। कई बार शोल्डर पे हमको इंजरी होती है। शोल्डर पे इंजरी के दौरान हमारा कोई लिगामेंट्स रप्चर हो गया, टेंडन रप्चर हो गया, और हमको हाथ को ऊपर उठाने में डिफिकल्टी होती है। तो उस कंडीशन में अगर ऊपर उठाने में डिफिकल्टी है तो हम कोई भी झटके से उठाने वाला एक्टिविटीज ना करें, रोटेशन वाला एक्टिविटीज ना करें। अगर शोल्डर में सिंपल पेन है तो सिंपल पेन में सिर्फ उसी रीजन तक, उसी मोशन तक एक्सरसाइज करें जहां तक वो पेन हमारा सीवियर एग्रीवेट नहीं हो रहा है। जिस रीजन पे जाके पेन हमको तकलीफ दे रहा है, जिस रीजन पे जाके पेन अत्यधिक हो रहा है, उस जगह पे हमको उसको छोड़ देना चाहिए, उससे उससे ऊपर लेके नहीं जाना चाहिए। तो नेक के पीछे आता है हमारा डॉर्सल स्पाइन या थोरेसिक स्पाइन। अगर अगर डॉर्सल स्पाइन या थोरेसिक स्पाइन पे किसी को पेन रहता है, तो उस कंडीशन में वो बहुत ज्यादा बैंडिंग वाला मूवमेंट ना करें, इस तरह बैंडिंग वाला, वो थोड़ा एक्सटेंशन मूवमेंट करें, एक्सटेंशन वाली योगा करें ज्यादा, जिसको भुजंगासन बोलते हैं, हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज। एक्सटेंशन करने से उनको डॉर्सल स्पाइन पे पेन में आराम मिलेगा, स्टिफनेस में आराम मिलेगा। अब किसी को अगर लोअर बैक में स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है या शियाटिका की प्रॉब्लम है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है योगा के अंदर
स्पाइन, लोअर बैक और नी जॉइंट। क्योंकि अक्सर जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो नी पेन के और लोअर बैक पेन के, लंबर स्पाइन के आते हैं कि सर हमने ये योगा किया उसके बाद हमारी प्रॉब्लम और बढ़ गई। तो लोअर बैक के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि वो लोग फॉरवर्ड बेंडिंग वाला एक्टिविटीज ना करें और वो फ्लोर सिटिंग ना करें, क्योंकि मैक्सिमम योगा हमारे नीचे मैट पे होते हैं, फ्लोर पे होते हैं। तो अगर हम फ्लोर पे बैठते हैं बैक पेन के लिए या स्लिप डिस्क के लिए, फिर हम उठते हैं तो हम पहले उखड़ू बैठते हैं, फिर हम उठते हैं, उससे हमारा कंप्रेशन बढ़ता है और वही पोजीशन आपके नी के अंदर कार्टिलेज को भी डैमेज करती है। क्योंकि अगर आप फ्लोर पे अगर बैठते हैं फिर खड़े होते हैं उखड़ू से, तो आपके कार्टिलेज डैमेज होते हैं, उससे मतलब नी का पेन और बढ़ जाएगा। तो इसी थोड़ा कुछ बेंच हो या कुछ हाइट का बेड हो, उस पे अगर हम सीधे खड़े होंगे, हम पैर को नीचे लटकाएंगे उसके बाद खड़े हो सकते हैं। तो डायरेक्ट हम फ्लोर के ऊपर बैठ के लो बैक पेन में, स्लिप डिस्क में, शियाटिका के अंदर और नी आर्थराइटिस के अंदर हम फ्लोर के ऊपर एक्सरसाइज ना करें, योगा ना करें, उसको हम अवॉइड करें। उससे हम अपने पेन को बढ़ा सकते हैं। और अगर हम बेड के ऊपर भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम उसी लेवल तक अपने जॉइंट्स को, उसी लेवल तक हम मोशन करें, मूवमेंट्स करें कि हमारा वो पेन एग्रीवेट ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमको एक्सटेंशन करने की जरूरत है और हम फ्लेक्शन कर लेते हैं। तो अगर आपको जो पेन की फीलिंग हो रही है, जो पेन शूटिंग पेन लेग में जा रहा है, अगर वो उस योगा के दौरान बढ़ा हुआ फील हो रहा है या उसकी फीलिंग आपको स्टार्ट हो रही है, तो फिर छोड़ देना है उसको, आपको नहीं करना। अगर आप जैसे किसी को बहता हुआ पेन अगर हाथ में, गर्दन से होता हुआ हाथ में आ रहा है, या कमर से होता हुआ बहता हुआ पेन नीचे पैर में आ रहा है, जो कि स्पाइन में नर्व के दबाव की वजह से होता है, और किसी मोशन में वो पेन आपको फीलिंग हो रही है, तो उस मोशन को नहीं करना। वो पोजीशन आपके पेन को बढ़ा रही है, वो पोजीशन आपको एकदम अवॉइड करना है। जैसा कि एक मैम ने क्वेश्चन पूछा था, पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम। पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम का अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उनको स्क्वैटिक पोजीशन में या पालती लगाकर योगा नहीं करना है। पैर को चेयर की तरफ बैठ के बेड पे पैर लटकाकर वो अपर बॉडी का कोई भी योगा कर सकते हैं, नीचे की तरफ का योगा नहीं करना है। नी आर्थराइटिस वाले पेशेंट के लिए जिनके घुटने डैमेज हो रहे हैं, उनको भी वो सेम है कि फ्लोर वाले योगा ना करें, बेड पे लेट के साइकिलिंग करना या पैरों का मूवमेंट्स करने वाले जो मूवमेंट होते हैं वो कर सकते हैं, नी की मोबिलिटी के लिए हेल्पफुल रहेगा। बॉडी वेट के साथ में जितना वो बॉडी को नीचे की तरफ बेंड करेंगे उतना उनके कार्टिलेज ज्यादा घिसेंगे और नी का पेन बढ़ेगा। एंकल वाले पेशेंट्स के लिए, नी से एंकल ज्वाइंट पे आता हूँ, एंकल वाले पेशेंट के लिए पालती लगाकर अगर बैठते हैं और किसी को लिगामेंट इंजरी हुई है या एंकल पेन है, तो वो अंदर वाली पोजीशन जो बैठते हैं हम पालती लगाकर, वो भी उसको बढ़ाएगी। तो वो भी पैर को लटकाकर मूवमेंट्स करे, किसी बेंच पे या टेबल पे पैर को लटका के अगर बैठेंगे और अपर बॉडी योगा करेंगे, ये हेल्पफुल रहेगा। कुल मिला के अगर आपको किसी भी जॉइंट्स में पेन है और वो पेनफुल जॉइंट्स आपका योगा करने के दौरान बढ़ रहा है, पेन ज्यादा फील हो रहा है, तो उसको नहीं करना है, उसको छोड़ देना है आपको। वंडरफुल। मेरा जो ऑब्जेक्टिव था इस सेशन को करवाने का वो यही था कि सभी को योगा करने की बहुत इच्छा होती है, सब चाहते हैं कि वो हेल्दी रहें, लेकिन हम अज्ञानतावश ऐसा कुछ ना कर बैठें जिससे हमारी समस्या बढ़ जाए। तो डॉक्टर साहब से हमें बहुत सारे मार्गदर्शन मिले, आपके व्यक्तिगत प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए। तो मैं आपसे बात करूंगा, उससे पहले मैं डॉक्टर साहब को विदा करता हूं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग हियर। मसाज वगैरह सब हेल्पफुल है, मसाज वगैरह को भी कर सकते हैं, ठीक है। मसाज तो मसाज सीपी बच्चों की नहीं करनी चाहिए। सेरेब्रल पाल्सी के अंदर अगर बच्चे हैं, उनकी मसाज करते हैं तो उससे टाइटनेस और बढ़ जाती है। सीपी बच्चों का मसाज अवॉइड करना है। बाकी हेल्दी नी जॉइंट पे या किसी प्रॉपर मसल्स के अंदर हम मसाज कर रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं है। फ्रैक्चर के दौरान अगर जॉइंट पे मसाज करते हैं तो उससे भी नुकसान है, उससे मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस हो जाता है, जिससे हमारी बोन पूरी फ्यूज हो जाती है, चिपक जाती है। तो अगर फ्रैक्चर किसी को हुआ है तो उसमें मसाज ना करें। तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों की जो समस्याएं थी, कंफ्यूजन था कि कहाँ जाएं, किससे मिलें, किस दिशा में ट्रीटमेंट करें, उसका समाधान मिला होगा। और ये श्रृंखला आज से शुरू हुई है, आप लोगों के आशीर्वाद से ये श्रृंखला और आगे तक जाए, ऐसी मेरी उम्मीद है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। वी विल कॉन्टेक्ट यू सून whenever we need. Thank you. नमस्कार।